हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज हम भारतीय संविधान की भाग 3 में हम पढ़ेंगे संपत्ति के अधिकार को। चलो शुरू करते हैं संपत्ति के अधिकार को। आज संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार देखिए, इसके अंतर्गत केवल एक ही अनुच्छेद है, आर्टिकल 31। वैसे तो आर्टिकल आपको देखने में एक ही है। अगर आप केवल जैसे अनुच्छेद को रटना चाहते हैं कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत क्या है, तो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत केवल संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 31 में केवल इतना बताया गया है कि किसी व्यक्ति को जो संपत्ति है उसका अधिकार होगा। उसी के साथ में बताया गया है कि किन आधारों पर व्यक्ति को संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। केवल आप इतना याद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और संपत्ति के अधिकार को देखेंगे, तो इसके अंतर्गत हमें न्यायालय की व्याख्या को देखना होगा, सरकार के कार्यक्रमों को देखना होगा, और किस प्रकार जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके साथ इनकी क्या विवाद है, उसको भी देखना होगा। तो आज हम ये सभी देखेंगे और डिटेल में इस विषय को पूरा करेंगे। तो देखिए, संपत्ति के अधिकार में अनुच्छेद 31 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 31 जो क्लॉज 1 है, उसे बताया गया है कि राज्य विधि की उचित प्रक्रिया के द्वारा संपत्ति से वंचित कर सकता है। इसी के साथ जो सब क्लोज 2 है, उसके अंदर बताया गया है कि जो राज्य है, राज्य संपत्ति का अधिग्रहण अधिग्रहण केवल इन दो आधारों पर करेगा। पहला है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए। दूसरा कि राज्य उचित मुआवजा देगा, यानी कि जिस व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाएगा उसको राज्य उचित मुआवजा देगा, उचित मुआवजा। तो इन आधारों पर संपत्ति के अधिकार से इस व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 31 में सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2 में बताया गया है। आप समझिए कि केवल संपत्ति का अधिकार इतना ही है, संपत्ति का अधिकार इतना ही है, लेकिन इसके जो विवाद है उसको समझना जरूरी है। इसका विवाद काफी बड़ा है। देखिए विवाद का कारण क्या है। देखिए, मैं चाहता हूं कि ये प्रश्न आप करें, आप सभी पूछें, क्योंकि आपने आर्टिकल 19 कंप्लीट कर लिया है और आर्टिकल 19(1)(f) में बताया गया था संपत्ति के अधिकार के बारे में, यानी किसी भी व्यक्ति को संपत्ति का अर्जन करना व उसका विक्रय करने का स्वतंत्रता दी गई थी। तो अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार दिए जाएंगे आर्टिकल 19(1)(f) में, और यहाँ का कहा जाएगा कि संपत्ति को संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, तो इन दोनों के बीच में विवाद आ जाता है कि एक तरफ तो संविधान में अधिकार दे रहे हैं संपत्ति विक्रय करने का, अर्जित करने का, दूसरी तरफ आर्टिकल 31 में कह रहे हैं कि आपको संपत्ति से वंचित किया जाएगा। अब जो कारण है ये भी सही है, क्योंकि सरकार ने जब जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया उस समय विवाद उत्पन्न हुआ। तो अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे कि विवाद का कारण क्या था। देखिए, देखिए स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सरकार बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो पीएम बने थे। तो उन्होंने जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि ये लिखना और याद करना ये तो गूगल पे मिल जाएगा या आपको किताबों में मिल जाएगा, लेकिन इसको समझना जरूरी है।
देखिए, जब जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया तो विवाद आया कि अगर संपत्ति का अधिकार है तो उनको संपत्ति के अधिकार से वंचित कैसे कर सकती है सरकार। देखिए, जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम क्यों लेना पड़ा, किस लिए लेके आना पड़ा भारत में? तो इसका कारण ये है कि जिस समय अंग्रेजी शासन था, यानी अंग्रेज ब्रिटिश हम पे राज कर रहे थे, जिस समय ब्रिटिशों का शासन था, तो उस समय जो भारतीय मूल के निवासी थे उन्हीं में से किन्हीं लोगों ने उनकी सहायता की थी, यानी अंग्रेजी शासन में सहायता की थी, जिसके कारण उनको कुछ लाभ प्राप्त हुआ। जैसे कि जो एक सामंत बिचौलिया वर्ग, जिसे हम बिचौलिया कहते हैं या फिर जिसे हम सामंत कहते हैं या जमींदार कहते हैं, ये ऐसा वर्ग था जो ब्रिटिश की शासन में सहायता कर रहा था, किसानों से, श्रमिकों से कर वसूल कर ब्रिटिश सरकार को दे रहा था, जिसके कारण उन्हें लाभ मिलता था। ब्रिटिश सरकार उनको जमीनें देती थी लाभ के तौर पर, और भी काफी बेटे तोहफे देती थी। तो इस लालच में उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी सहायता की। यानी कि हम सिंपल भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं कि जिन भी लोगों ने ब्रिटिश शासन था उनके तलवे चाटे, उनके चमचे बने, उनके चमचे बनकर भारत को ही लूटा, भारत की जनता को ही लूटा, ऐसे लोगों के लिए जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम लाया गया था। तो जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम का जो मेन मकसद था वो यही था कि जो संपत्ति जिन लोगों के पास ज्यादा है, जो ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश की सहायता करके जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है, उस संपत्ति का उन्मूलन हो, यानी उस संपत्ति का समाप्ति हो, और उस संपत्ति को जो भारत है उसमें समान वितरण किया जाए, जिससे समाज में समावेशिता, संतुलन पैदा हो। तो ये पूरी कहानी थी, इसलिए जमींदार उन्मूलन कार्यक्रम लाया गया। तो अब देखिए कि इसमें विवाद क्या है। तो विवाद देखो ये है, एक है आर्टिकल 19(1)(f)। अगर आपको याद है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों में जो आर्टिकल 19 है उसमें समानता के अधिकार दिए गए हैं, वाक और अभिव्यक्ति के अधिकार दिए गए हैं। उसके अंतर्गत सब क्लोज A B C D E F और G ऐसे सब क्लोज है, जिसमें F सब क्लोज में बताया गया था कि किसी व्यक्ति को संपत्ति अर्जन व विक्रय की स्वतंत्रता। अच्छा, जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया तो उन्होंने जो अनुच्छेद के अनुसार चलाया था उसमें था 39 B और C, जिसके अंतर्गत दो बातें कही गई थी। एक में कहा गया था कि राज्य केंद्रीकरण, जो राज्य संपत्ति है ना, संपत्ति का केंद्रीकरण, संपत्ति केंद्रीकरण पर रोक लगाएगी, रोक। इसमें बताया गया था कि जो राज्य है वो भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार करेगा कि सामुदायिक भलाई हो, सामुदायिक हित हो या सामुदायिक भलाई हो। तो इसके तहत सरकार का यह जिम्मा बनता है कि जिन लोगों के पास, यानी संपत्ति केंद्रीकरण का मतलब है, देखो कल मैंने बताया था कल की वीडियो में कि जो करण शब्द है वो प्रक्रिया को दर्शाता है, यानी केंद्रीकरण का मतलब हुआ एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत केंद्र को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी हर चीज केंद्र के पास, सभी शक्तियां केंद्र के पास है, यानी उसका एक जगह पे केंद्रित हो रहा है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो संपत्ति है वो एक स्थान पर केंद्रित हो रही है, यानी कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो रही है। तो सरकार ने जब देखा कि समानता के बाद जो कुछ वर्ग थे, कुछ लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन में सहायता की थी, उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी। वो संपत्ति किस तौर पर थी? चल अचल संपत्ति के तौर पर। चल अचल संपत्ति को समझेंगे कि जो जमीन, किसी के पास जमीनें थी, किसी के पास पैसा ज्यादा था, अधिकतर के पास जमीनें थी ज्यादा, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन था वो जमींदारों को
किसानों पर कर लगाने की अधिकार देता था, और जो किसान, जो श्रमिक जमींदारों को कर नहीं अदा कर पाते थे, वो उनकी जो जमीन थी उनको हड़प लेते थे और अपने पास रख लेते थे। तो इसके कारण जो जमींदार थे उनके पास काफी हजारों की संख्या में जमीनें हो गई, खेत हो गए। तो जिसके कारण राज्य ने अनुच्छेद 39 BC, ये अनुच्छेद किसमें है? डीपीएसबी में है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य ने जब इनकी सहायता से जमींदारी उन्मूलन लाना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि जिन वर्गों के पास अधिक, जो जमींदारी उन्मूलन वर्ग है, जमींदार है, उनके पास जो अतिरिक्त संपत्ति है उसको राज्य अपने अपने नियंत्रण में लेगा। इससे विवाद का कारण हुआ। अब जिन लोगों के पास वो जमीनें थी वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने क्या किया? आर्टिकल जो 32 था, अब हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 32 में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है या उसके मूल अधिकारों को छीना जाता है तो वो व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो लोगों ने क्या किया कि जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया और जो संपत्ति थी वो नियंत्रण में लेनी शुरू की, तो जिन लोगों के पास वो अतिरिक्त संपत्ति थी उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया कि भाई हमारी जो संपत्ति वो छीनी जा रही है, जबकि संविधान में कहा गया है कि हमें अपनी संपत्ति को बेचने का व खरीदने का पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है कि हम किसे बेचेंगे किसे नहीं बेचेंगे। तो हम तो सरकार को नहीं बेचना चाहते, सरकार हमसे छीन रही है। ये विवाद का कारण था। यहाँ विवाद आता है कि एक अनुच्छेद तो कह रहा है कि आप अर्जन और विक्रय की क्षमता है, वहीं जो डीपीएसपीस हैं, हमारे डीपीएसपीस कह रहे हैं कि सरकार का यह दायित्व है कि वो अपनी ऐसी नीतियां बनाएगी जिससे जो संपत्ति का केंद्रीकरण है उस पर रोक लगे। उसी के साथ कह रही है कि भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार होगा, यानी भौतिक संसाधन मतलब जमीनें हैं, संपत्ति है, खेत हैं, उनका वितरण इस प्रकार से होगा कि पूरे समुदाय की भलाई हो। केवल उनकी पेटी नहीं भरे जिन्होंने ब्रिटिश शासन में चमचागिरी की थी अंग्रेजों की, केवल उनका पेट न भरे, बल्कि जो समुदाय के भौतिक संसाधन है उससे समुदाय की भलाई हो, सार्वजनिक हित हो। इसलिए विवाद का कारण हुआ। अब हम इस विवाद को देखते हैं। ये विवाद का कारण था कि विवाद किस लिए उत्पन्न हुआ। तो इसी के साथ जो संपत्ति का अधिकार है उसको सीमित करना शुरू किया सरकार ने। इसी के साथ हमारे संविधान में पहला संशोधन हुआ। कितना? पहला संशोधन जिसमें जो आर्टिकल 31A था उसमें 3 बातें जोड़ी गई। पहली कि जो राज्य जिम्मेदारी व्यवस्था में परिवर्तन के बाद भूमि पर नियंत्रण करेगा, भूमि पर नियंत्रण रखेगा। उसी के साथ इसमें बताया गया कि जो व्यापारिक कंपनियां हैं, व्यापारिक कंपनियों की संपत्ति का प्रबंधन व नियंत्रण राज्य द्वारा। उसी के साथ बताया गया कि जो लीज व पट्टा में परिवर्तन का अधिकार होगा। इसमें पहले संशोधन में ये 31A में 3 बातें जोड़ी गई कि राज्य जमींदारी व्यवस्था में अगर परिवर्तन करेगा तो उसके बाद जो भूमि होगी उस पर राज्य का नियंत्रण हो जाएगा।
उसी के साथ बताया गया कि राज्य के द्वारा व्यापारिक कंपनियों की संपत्ति का प्रबंधन और नियंत्रण राज्य करेगा, और जो राज्य के द्वारा किन्हीं वर्गों को, जो किन्हीं लोगों को जो लीज और पट्टे पर जो भूमि दी गई है उसमें परिवर्तन का अधिकार भी होगा, उसमें परिवर्तन कर सकता है। ते राज्य ने संशोधन किया। उसी के साथ जो 31 का जो बी था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें कहा गया कि जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय इसको पुनर्वालोकन नहीं करेगा। यानी सिंपल मतलब है कि न्यायालय इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा, क्योंकि ये जो समुदाय है उसकी भलाई के लिए किया जा रहा है। इसलिए इसमें कहा गया कि 9वीं सूची जोड़ी गई और इसमें भूमि सुधारों को रखा गया ताकि जो न्यायालय है उसको पुनर्वालोकन से बचाया जा सके, यानी न्यायालय इसमें दखल अंदाजी न करे, ये इसमें जोड़ा गया। अच्छा, अब 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। अब लोग उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते थे, क्योंकि उच्चतम न्यायालय जाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई 9वीं सूची को हमें देखने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि संसद ने मना किया है तो हम नहीं देखेंगे। अब लोगों ने क्या किया, अब लोगों ने अलग ही विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि जो जमींदार थे उनकी जो संपत्ति छिन रही थी वो अपनी भूमि को छोड़ना नहीं चाहते थे कभी भी, इसीलिए विवाद था। तो उन्होंने नया रास्ता निकाला और 1954 में बेला बनर्जी वाद आया। उसमें जो उच्चतम न्यायालय था, उच्चतम न्यायालय ने कहा, इसमें वो केस में लेके गए थे कि जो राज्य है ना वो मनमानी से नहीं छीन सकता राज्य को, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था 31, उसमें कहा गया था कि जो राज्य है वो केवल सार्वजनिक उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण कर सकता है और उसी के साथ जो राज्य है उसको उचित मुआवजा देगा। तो उन्होंने कहा कि जो राज्य है वो हमें उचित मुआवजा नहीं दे रहा है, हमें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो उच्चतम न्यायालय ने राज्य को आदेश दिया कि उचित मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। अब नया विवाद खड़ा हो गया। अब फिर दोबारा से सरकार ने क्या किया, राज्य ने एक और संशोधन लाया जो था 4th संशोधन 1955, जिसमें जो मुआवजा शब्द था मुआवजा शब्द हटा दिया गया। और फिर उसके बाद 25th संशोधन हुआ जिसमें मुआवजा शब्द हटाकर राशि शब्द जोड़ दिया गया। राशि शब्द जोड़ा गया। अब सरकार ने मुआवजे शब्द को हटा दिया और कहा कि अब उचित मुआवजा नहीं, हम जो राशि होगी वो निश्चित नहीं थी राशि, यानी सरकार जो राशि होगी वो दे देगी। इसलिए ये विवाद सुलझा, लेकिन अभी भी उसके बाद तक विवाद चलता रहा। तो देखिए आर्टिकल 25 के साथ साथ आप आर्टिकल 26 भी याद रख सकते हैं। 26 संशोधन, आर्टिकल नहीं संशोधन, अमेंडमेंट संशोधन। इसमें प्रीवी पर्स को समाप्त किया। जैसे प्रीवी पर्स है क्या, देखिए इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि प्रीवी यानी प्रीवियस यानी पुराना,
प्रेस, यानी पुराने समय में प्रेस कौन रखता था? राजा महाराजा। यानी जो राजा महाराजाओं के जो पुराने समय में जो विशेष अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि राजाओं के विशेष अधिकार समाप्त कर दी गई 26वें संशोधन के साथ। इसके साथ अब संशोधन आएगा, राज्य लेके आएगा कि राज्य, देखो राज्य परेशान हो चुका था, राज्य जमींदारी उन्मूलन करना चाहता था भलाई के लिए, समुदाय की भलाई के लिए, लेकिन जो लोग थे वो ईमानदार रहना नहीं चाहते थे, वो अपनी संपत्ति छोड़ना नहीं चाहते थे समाज की भलाई के लिए, वो केवल अपनी पेटी भरना चाहते थे अधिक से अधिक भूमि के लिए। तो सरकार ने हारकर 42वां संशोधन किया, 42वां संशोधन, जिसमें कहा कि अनुच्छेद 39B और C के क्रियान्वयन के लिए अनुच्छेद 19, 31, 21 आदि मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। और इसमें 42 संशोधन में और भी काफी ज्यादा विवाद उत्पन्न हुए इससे, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का कहना था कि भाई जो मूल अधिकार है वो व्यक्तियों के फंडामेंटल हैं, यानी कि वो मूल है अपनी प्रवृत्ति में, उनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। जबकि राज्य कह रहा था कि नीति निर्देशक तत्वों के 39B अनुच्छेद को लागू करने के लिए जो राज्य है वो मूल अधिकारों के 19, 31 और 21 अनुच्छेद आदि मूल अधिकारों के अनुच्छेदों को उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि वो राज्य है वो सामुदायिक भलाई कार्य कर रहा है। अच्छा, ये बात उच्चतम न्यायालय भी समझ रहा था, क्योंकि जो राज्य था वो सामुदायिक भलाई के लिए ऐसा कर रहा था, अपने पर्सनल हित के लिए नहीं कर रहा था। इस बात को उच्चतम न्यायालय भी समझ रहा था। 42वें संविधान संशोधन ने एक अलग विवाद खड़ा कर दिया कि क्या संसद के पास या फिर राज्य के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन कर सकता है, उसे समाप्त कर सकता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे केशवानंद भारती मामले में, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार था उसके बाद 44वां संशोधन हुआ। ये काफी पूछा जाता है, याद कर लेना उसे। 1978 में 44वां संशोधन हुआ 1978 में, और संपत्ति के अधिकार को यानी 31 को, अनुच्छेद 31 को और 19 के 1F को समाप्त कर दिया गया। अब वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है उसकी स्थिति क्या है? तो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक वैधानिक अधिकार है। वैधानिक अधिकार है, यानी कि वैधानिक अधिकार का मतलब हुआ यानी वो संसदीय अधिनियम के द्वारा हमें प्राप्त है, और संवैधानिक अधिकार है जो हमें संविधान से प्राप्त है, वो संवैधानिक अधिकार है। वैधानिक अधिकारों में उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, जबकि जो हमारे मूल अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए हम सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा संपत्ति का अधिकार। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी काम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।